प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी भाग प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम योजना के अनुसार गद्य भाग से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र गीसा का अध्ययन करेंगे। और महादेवी वर्मा ने अनेक रेखा चित्र लिखे। हम अध्याय का विश्लेषण करने से पहले देखेंगे कि हिंदी के गद्य साहित्य में अनेक विधाएं लिखी जाती हैं और हमारे संकलन में प्रेमचंद द्वारा रचित नशा कहानी, उषा प्रेमदा द्वारा रचित वापसी कहानी, अगे द्वारा रचित बसंत का अग्रदूत निराला संस्मरण, और आज जिस अध्याय का हम विश्लेषण करेंगे वह है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीसा रेखा चित्र। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है। जिस प्रकार से एक चित्रकार कम रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति और दृश्य का कलात्मक अंकन करता है, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार बहुत कम शब्दों के माध्यम से कलात्मकता के साथ किसी दृश्य, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का चित्रण करता है, वह रेखा चित्र होता है। महादेवी वर्मा भी अपने जीवन में गीसा नाम के पात्र की चारित्रिक विशेषताएं, उसके व्यक्तित्व, उसका रहन सहन, उसकी कर्तव्यपरायणता, उसकी गुरु भक्ति और अनेक बातों का उल्लेख गीसा नाम के रेखा चित्र में करती है। महादेवी वर्मा अध्याय के प्रारंभ में कहती है कि बहुत से लोग हैं वो अपनी छुट्टियां आमोद प्रमोद में बिताते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं गंगा के पार के कुछ जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ पढ़ाऊं, सिखाऊं, और यही भाव लेकर के मैं गंगा के तट पर पहुंचती हूं तो वहाँ जो बहुत सी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषाएं, उनका पारिवारिक स्तर, इन सबको मैं देख करके विचलित सी हो जाती हूँ कि उनके पास न तो तन ढकने के लिए कपड़े हैं, उनका जो दुबला पतला शरीर है वह इस बात की ओर संकेत करता है कि ये कुपोषण के शिकार हैं। और सार रूप में महादेवी वर्मा उस ग्रामीण जीवन की दयनीय दशा का चित्रण सजीवता के साथ इस रेखा चित्र में करती है और कहती है कि मैं पीपल के नीचे जिस पाठशाला का शुभारंभ किया, उस पाठशाला में बड़ी उम्र के बच्चे जो उसे खंडहर के गवाले, पशुपालकों के बच्चे, गरीब मजदूरों के बच्चे, ये सब आकर के मेरी पाठशाला में पढ़ते थे। और इसी क्रम में एक महिला जो मेरी पाठशाला में गीसा को लेकर के आती है, उस गीसा का महादेवी वर्मा चित्रण करते हुए कहती है कि मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने के कारण बता सकती हूँ कि जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आदरता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया।
लेखिका गीसा का पारिवारिक स्तर या उसकी गरीबी को अभिव्यक्ति देते हुए कहती है कि गीसा के जो पिता थे वे मजदूर वर्ग के थे और अच्छी मजदूरी करके उसका रहन सहन बहुत अच्छा हो गया था। स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे और उसकी माँ भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व की धनी थी। लेकिन ईश्वर की असहिष्णुता को जो कोई जान नहीं पाता है और गीसा के जन्म से पहले ही अकाल समय में हैजे के कारण गीसा के पिता की मृत्यु हो जाती है। वह गीसा की विधवा माँ मजदूरी करती है और मजदूरी करते समय गीसा को पास में ही लेटा करके जब मजदूरी करती है तो वह घिसीट घिसीट कर पेट के बल पर चलता है और यहाँ आकर के माधवी वर्मा गीसा के नाम की सार्थकता को सिद्ध करती है कि लगातार घिसीट घिसीट करके चलने के कारण ही गीसा का नाम गीसा नामकरण दिया गया। और इस बात को अभिव्यक्ति देती हुई माधवी वर्मा अध्याय में कहती है कि वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घिसीट घिसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के से साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त कर जाता था। गीसा कोरी जाति का बालक था और वह जिस दिन से मेरी पाठशाला में आया उसकी व्यक्तित्व में मैं कुछ आदर्श गुणों को देखती, विचित्रता को देखती और वो लगातार एकटक भाव से मेरी ओर देखते हुए मानो सारे ज्ञान राशि को वह ग्रहण करना चाहता है। ऐसी उत्सुकता, ऐसी कर्तव्य प्राणता, ऐसी गुरु भक्ति विरले ही विद्यार्थियों में देखने को मिलती है जो गीसा में थी। गीसा अपनी पाठशाला को साफ सुथरा कर निरंतर एकटक भाव से गुरु साहब की प्रतीक्षा करता और जो ही गुरु साहब दिखाई देता बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ वह प्रणाम करने के लिए पहुंचता, हर्ष की अनुभूति करता और सभी विद्यार्थियों से अपनी एक अलग पहचान गीसा स्थापित करता है। माधवी वर्मा कहती कि न जाने क्यों मैं एक दिन उस बस्ती के सभी विद्यार्थियों को ये कहती हूँ कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके आए, नहा धो करके आए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हूँ और यथासंभव सारे बालक अपने आप को साफ सुथरा बनाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं जब दोबारा पाठशाला में पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि उस दिन गीसा मुझे दिखाई नहीं देता है और इसका कारण स्पष्ट करते हुए माधवी वर्मा कहती है कि गीसा की माँ दुकानदार से अनाज के बदले साबुन मांगती है, लेकिन दुकानदार ये कहकर ये मना कर देता है कि मैं अनाज के बदले साबुन नहीं दूंगा। और दूसरे दिन जब उसे मजदूरी के पैसे मिलते हैं तो वह साबुन ला करके गीसा को देती है। साबुन लाने के बाद गीसा उतावलेपन में अपने फटे हुए कमीज को धोता है और गीला कमीज पहन करके ही गुरु साहब के सामने उपस्थित होता है। उसी दृश्य को अभिव्यक्ति देती हुई माधवी वर्मा कहती है कि किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा, जब गीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा हुआ कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। कि माधवी वर्मा कहती है कि जो मैंने स्वच्छता का पाठ बताया उसकी जो क्रियान्विति गीसा में देखी
और उस गरीबी की दशा को मैंने जब निकट से देखा तो मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया कि ऐसी गरीब बस्ती में के जो बच्चे जिनको न तन ढकने के लिए कपड़े हैं, न पेट की आग शांत करने के लिए 2 वक्त की रोटी है, ऐसी स्थिति में कैसा साफ सुथरा रहने का पाठ पढ़ाया जाए। और इसी क्रम में महादेव वर्मा कहते हैं कि एक दिन मेरे मन में ये भाव आया कि मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए कुछ जलेबियाँ लेकर के चलती हूँ, और मैं जो जलेबियाँ लेकर के जब वहाँ पहुँचती हूँ और उनका वितरण करती हूँ तो सारे विद्यार्थियों को के हिस्से में 5-5 जलेबियाँ आती हैं, और घीसा उन 5 जलेबियों को लेकर के 2 स्वयं खा लेता है, 2 अपनी विधवा माँ के लिए रख देता है, और एक पालतू पिल्ले के लिए रखता है। घीसा जब वापस आकर के मेरे पास आता है, जब उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको और जलेबी दी जाए, तो घीसा कहता है गुरु साहब अगर आपको देनी हो तो मेरे पिल्ले के लिए एक और दे दें, क्योंकि मुझे 2 मिल गई, मेरी माँ के लिए मैंने 2 रख दिए हैं और मेरे पिल्ले को एक ही और मिली है, इसलिए आपको देना हो तो एक जलेबी पिल्ले के लिए और दे दें। ये भाव देख करके महादेव वर्मा घीसा की व्यक्तित्व और विद्यार्थी जीवन से बहुत अधिक प्रभावित होती है। और इसी क्रम में महादेव वर्मा कहती है कि कुछ समय बाद घीसा बीमार पड़ जाता है, और बीमारी के समय उसकी माँ मजदूरी करने के लिए चली जाती है, एक अंधी औरत को उसकी देख रेख के लिए छोड़ जाती है। घीसा स्कूल में आने के लिए तो असमर्थ है, लेकिन मन ही मन उसे एक चिंता सताती है कि आज शहर में दंगे बढ़ गए हैं, कहीं मेरे गुरु साहब को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसलिए वह बुखार में ही लड़खड़ाता हुआ अपने गुरु साहब के पास आता है और कहता है कि आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि शहर में दंगे बढ़ गए हैं, हो सकता है आपको परेशानी हो। महादेव वर्मा कहते नहीं, मेरा आज जाना जरूरी है, और जैसे तैसे करके वह घीसा को समझाती है और उसको राजी करते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह का घीसा का जो आग्रह था वह कि भाई मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मैं आज यहाँ नहीं रुक पाती हूँ। और महादेव वर्मा कहते हैं कि कुछ समय बाद मुझे ये लगा कि संभवतः लंबे समय तक इन विद्यार्थियों के बीच मेरा आना नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब इस स्थिति का भान घीसा को होता है तो घीसा गुरु दक्षिणा के लिए एक तरबूज लाता है, जिस तरबूज को वो किसान के खेत में बहुत दिनों से देखता है, और उसके मन में ये धारणा बन चुकी थी कि ये तरबूज मैं मेरे गुरु साहब को दक्षिणा में दूंगा। जब महादेव वर्मा कहते हैं कि मैं घीसा को वहाँ नहीं देखती हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि घीसा कहीं इधर उधर चला गया होगा, और अंधेरे में वह जब आता हुआ दिखाई देता है तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में एक तरबूज लाता है। और यहाँ आकर के महादेव वर्मा उस तरबूज के वृत्तांत के माध्यम से उस गुरु दक्षिणा की जो महत्ता है उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो घीसा ने नया कमीज पहन रखा था, उस नए कमीज पर किसान के बेटे की कब से ही निगाह थी, और जब वह घीसा तरबूज लाने के लिए गया तो किसान के बेटे ने तरबूज की कीमत में घीसा का नया कमीज मांगा। घीसा नया कमीज सहर्ष उतार करके दे दिया और अपने गुरु साहब के लिए वो दक्षिणा लेकर के आता है। उस तरबूज को वह जांचता है, परखता है कि कहीं मीठा तो है, इसलिए वह एक उसके कहीं थोड़ा सा टुकड़ा काट करके जांचता भी है। निश्चित रूप से
इस गुरु भक्ति, इस गुरु मेहता पर जो गीसा का जो व्यक्तित्व है वह आदर्श व्यक्तित्व दिखाई देता है। उसका विद्यार्थी जीवन की जो महत्ता है, विद्यार्थी जीवन की जो आदर्श स्थिति है वह हमें दिखाई देती है। लेखिका उस घटना को चित्रित करते हुए कहती है कि अगर मैं गीसा के इस गुरु दक्षिणा को लेने से मना करूंगी तो गीसा रात भर रोएगा। ऐसी गुरु भक्ति को देखकर मैं गीसा की जो गुरु दक्षिणा थी उसको स्वीकार मैंने किया। और लेखिका कहती है कि और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही उस तट पर किसी गुरु को, किसी शिष्य से कभी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़ते हैं। लेखिका गीसा द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा को अद्भुत, अनोखी और एक आदर्श को के में स्वीकार करती है और कहती है कि बहुत लंबे समय बाद जब मेरा फिर इन विद्यार्थियों के बीच आना हुआ तो मुझे पता चला कि गीसा इस संसार में नहीं रहा। और उसी को चित्रित करते हुए कहती है लेखिका कई महीनों बाद वापस लौटती है तो जान पड़ती है गीसा को उसके भगवान जी सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों, सार रूप में माधवी वर्मा ने इस रेखा चित्र के माध्यम से अपने जीवन में आने वाले गीसा नाम के पात्र और उनकी अनेक चारित्रिक विशेषताओं, आदर्शों और उदात्त पक्षों को इस रेखा चित्र में अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।